जय हिंद। नमस्कार साथियों। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 3 की यूनिट 10 जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र को। इसके पहले हमने जो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने पूरा पढ़ चुके हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होता है भूगर्भ शास्त्र का या जियोलॉजी का। अर्थ के बारे में पढ़ा था हमने उसकी ओरिजिन की थ्योरी पढ़ी थी, लाप्लास, कांत, बफेन हाइपोथेसिस पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि एज कैसे निकाली जाती है अर्थ की। फिर हमने इसके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल, जलमंडल के बारे में पढ़ा। हमने सारे रॉक्स जो हैं उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, सेडिमेंट्री क्या होते हैं, इग्नियस क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सारा जो है हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने फॉसिल्स पढ़ लिया है और वेदरिंग और इरोजन। मतलब आप अगर देखेंगे तो सिलेबस में यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बच क्या रहा है, हमारा आज का जो लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम पूरी यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमारा सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बचा है, ठीक है, कि आपकी मृदा निर्माण कैसे होती है, आपका भूमिगत जल क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर क्या रहेगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, वो पॉल्यूशन कैसे होता है, उसका कंटेमिनेशन कैसे होता है, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, उससे जुड़ी सारी चीजें जो है हम पढ़ लेंगे। फिर नेचुरल कोल कैसे बनता है, कोल कितने प्रकार के रहते हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस रहेगा, ये सब पढ़ लिया जाएगा। फिर साथ में ही प्राकृतिक तेल एवं गैस, मतलब नेचुरल ऑयल और गैस पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, तो आज का ये जो है लास्ट लेक्चर रहेगा। इसी के साथ में हम जो है पूरी यूनिट 10 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और आप देखेंगे कि हमने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया है, तो आप देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले हमने कंप्लीट डायनेस्टीज को कवर करवाया है। आपका पेपर 1 पार्ट ए की यूनिट 5 जो एमपी की डायनेस्टी है, उसको हमने पूरे हैंड रिटन नोट्स से 3 से 4 जगह से मिला के पूरा कंटेंट आपको दिया है यहां पर। ठीक है, यही जो कंटेंट है वो हमारे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। तो मतलब जो चीज हम पढ़ा रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, वही क्वालिटी हम यूट्यूब पे भी दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पूरी डायनेस्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप जाके देखेंगे, अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपको सारी डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी, जिसमें गोंडवाना डायनेस्टी है, भोपाल है, सिंधिया, होलकर, बघेलखंड और बुंदेलखंड। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि पूरा कंप्लीट भूगर्भ शास्त्र पढ़ाया है हमने, जो कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसके आपके 4 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पूरा सिलेबस के हिसाब से है। पहले अगर देखें तो हमने पहले वाले में क्या किया था, जियोलॉजी क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, स्थल मंडल और जल मंडल, ठीक है, वो पढ़ा था। दूसरे वाले में हमने पूरा समय सारणी हो गया, पूरी थ्योरीज हो गई ओरिजिन से लेके, ये कवर किया था। तीसरे में हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था और चौथे में हमने वेदरिंग और इरोजन ऑफ फॉसिल्स के बारे में पढ़ा है। आज जो 5वां पार्ट रहेगा उसमें हम मृदा और बाकी चीजें पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपकी एक पूरी यूनिट कंप्लीट रहेगी। इसके अलावा जो है हमने मेंस का पूरा वैल्यू एडिशन किया है, जो पुराने पेपर्स आते हैं जिसमें पेपर 3 और पेपर 4 को पूरा कर दिया गया है, कि उसमें ही मेन रहता है कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। फिर आप देखेंगे पेपर 6 जो है निबंध का पूरा कैसे प्रारूप लिखते हैं, कैसे सर्कुलर लिखा जाता है, मेमोरेंडम कैसे लिखते हैं, ये सब सारी चीजें बताई हैं आपको। अर्ध सरकारी, सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, ये सारा पूरे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके बाद में आप देखेंगे कि कंप्लीट पेपर 5 पूरी संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाई है यहाँ पे आपको, तो वो लेक्चर्स आप जाके देख सकते हैं कि कंप्लीट हिंदी में आपको किस तरीके से वर्णमाला होगी, भाषा कैसे होती है, संधि, समास, विलोम शब्द, पारिभाषिक शब्द, ये सारा जो है पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया है आपको। और इसके साथ में ही हमने क्या पढ़ाया है, हमने आपको पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाई है। तो मेंस में आप देखेंगे कि ये पूरे मैथमेटिक्स के वीडियो हैं, काफी पसंद कर रहे हैं लोग, फीडबैक भी अच्छा आ रहा है इसका। ये पूरी मैथमेटिक्स आप A to Z मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट कर सकते हो। इतना ही जो है आप अगर कंप्लीट कर लोगे तो आपके पूरे 30 नंबर जो है वो मैथमेटिक्स में पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स में हमने यूनिट 7 और यूनिट 10 पढ़ाया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं अगर आप प्रीलिम्स देखने के इच्छुक हैं तो। ठीक है, तो इतना जो है अभी तक हमने YouTube पे अपने कंटेंट जो है अवेलेबल करवाया है। इसके साथ में हमारा एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन में आपको पूरा फुल कोर्स मिल रहा है। अगर आप जाके देखेंगे कि MPPSC मेंस में देखेंगे तो अराउंड 186 वीडियोस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 186 वीडियोस में क्या क्या हो चुका है, तो पहले पेपर 1 पार्ट ए देखें तो हमारी जो हिस्ट्री है वो चल रही है। ठीक है, अभी तक आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, राइज, मगध ये सारा हो चुका है, आपका मगध तक आ चुके हैं। यूनिट 4 MP की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। तो अगर आप देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ऑनगोइंग है, जिसमें अभी 4 वीडियोस जो हैं वो बन चुके हैं और बाकी डेली एक वीडियो जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अब
बन रहा है। पेपर 3 में हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी चल रहा है, आप देख सकते हैं 6 वीडियोस बायोलॉजी के हो चुके हैं, आपका कंप्यूटर चल रहा है, मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट हो गई है, यूनिट 10 जो है आज हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर 3 कंप्लीट हो गया है, आपका पेपर 5 कंप्लीट है, पेपर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि काफी कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज से आप करेंगे तो आपको 186 वीडियो जब तक आप देखेंगे तब तक उसके ज्यादा 186 और बन चुके होंगे। ठीक है, तो आपको कंटेंट में बिल्कुल कमी नहीं आएगी। अगर आपके पास में अभी आप सोच रहे हो एमपीपीएससी की तैयारी करने का, तो ये समय है आपके पास में कि आप आराम से कर सकते हो। चलिए, अब जो है हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमें आज पढ़ना है क्या, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मृदा कैसे बनती है, मृदा कैसे बनती है वो पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मृदा होती क्या है। ठीक है, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो हम उसके डायमेंशंस देखते हैं सारे। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डायमेंशंस देखे जाते हैं। तो हमने क्या देखा था कि मृदा की अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल सबसे पहले सॉइल होती कैसे है, क्या है, ठीक है, व्हाट सबसे पहले, कैसे बनती है वो, हाउ ये पढ़ना पड़ेगा हमें, उसकी यूजेस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसके डिफेक्ट्स या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके सॉइल इरोजन वगैरह होता है वो पढ़ना पड़ेगा साथ में। इसके साथ में हमें टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कि सॉइल कितने प्रकार की होती है। ये सारे जो डायमेंशंस है वो हम कवर करेंगे। और इसका मेनली जो है, अगर आपको सिलेबस में देख रहे हैं तो फॉर्मेशन पूछा गया है, तो वो कैसे बनती है उस पर ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले अगर आप मृदा की बात करें या सॉइल की बात करें तो आपको ये पता होगा कि इसको हिंदी में मिट्टी बोलते हैं या मृदा बोलते हैं। ठीक, अब ये होता क्या है, ये जो है क्या है, रॉक्स का ही एक मटेरियल रहता है। रॉक्स रहेगा, डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे और ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है, जो भी आपके जीवाश्मस होते हैं। ठीक है, जीवाश्म का मतलब क्या हो गया, आपके पेड़ पत्तियां हो जाएंगी, पौधे हो जाएंगे, जानवरों का जो भी डिके रहता है, ठीक है, वो सारी चीजें मिलके पूरा एक ओवर द टाइम, बहुत सारे समय के बाद में जो एक फॉर्मेशन होता है जो पूरे अर्थ के ऊपर फैला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। अब ये क्या है, जो सॉइल है या मृदा है, ये क्या करता है, आपका एक अर्थ के ऊपर की टॉप लेयर में आपको दिखेगा। ठीक है, अर्थ के ऊपर की पट्टी पे आपको ये दिखता है। अब ये क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर है किसका, रॉक्स रहेंगे, डस्ट रहेगी, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। और इसमें क्या होते हैं, मृदा में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पोटेशियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, सल्फर रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा, यूरिया रहेगा। ये सारे जो है मृदा के अंदर क्वालिटीज होती हैं। इसी के कारण क्या होता है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं इसमें उगते हैं, फल सब्जियां वगैरह जो हैं वो उगाई जाती हैं, मृदा का काम। ठीक है, तो अब मृदा से होता क्या है कि जो भी फल फूल जो भी है आपके लगते हैं, तो उससे क्या होता है, मृदा से ही उनको पानी का भी सप्लाई मिलता है। पानी जो रहेगा वो मृदा से ही ऊपर जाता है वहां पे। ठीक है, सोख लेती हैं वो। ठीक, आप गमले में भी क्या करते हो, मिट्टी डालते हो, मिट्टी डाल के आप बीज डालते हो। ठीक है, तो वो बीज जो है वो बाकी की चीजें कहां से लेता है, मिट्टी से लेता है। ठीक है, मिट्टी में ही अगर आप देख रहे हैं खेत वगैरह होते हैं तो खेतों में मिट्टी लगाई जाती है, मिट्टी रहती है, तो उसमें आपको फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है, फर्टिलाइजर का काम ये होता है कि जितना भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल में कम पड़ गए हैं उनको हम वहां पे दे दें। ठीक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह वो तो कीटनाशक होते हैं, वो आपके मृदा में तो काम नहीं आता। ठीक है, तो फर्टिलाइजर का काम आता है। आप देखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, सॉइल की हेल्थ का चेकअप किया जाता है। उसका मतलब क्या होगा कि आपकी सॉइल कितनी उपजाऊ है, क्योंकि देखिए मृदा के बिना आपके क्रॉप्स नहीं हो पाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसको हम भूगर्भ शास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं कि जियोलॉजी की बात करते हैं हम, या जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र क्यों पढ़ा जाता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी अर्थ बन रही है, तो अर्थ में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, किस तरीके की वेजिटेशन रह रही थी, कैसे उसकी संरचना में चेंज आ रहा था, ये सारी चीजें जो है हमें भूगर्भ शास्त्र में पढ़नी पड़ती हैं। तो मृदा भी एक क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं मृदा जो है वो लाल पीली मिट्टी हो जाती है, तो वहां के क्रॉप्स में डिफर आ जाता है। आप देख रहे हैं कि जहां काली मिट्टी है तो वहां के क्रॉप्स में डिफर होगा। कहीं की मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ रहती है, तो वहां की डाइवर्सिटी आप देखेंगे कि बहुत अच्छी होगी, वहां पे इकोनॉमी अच्छी होगी। ठीक है, और कहीं की मिट्टी जो है बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, बंजर है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब जो है हमारा ओवरऑल क्या करेगा, अर्थ की स्टडी में काम आता है। इसलिए हमें जो है सॉइल या मृदा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेनली जो है हमें यहां पे क्या पढ़ना है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। आप देखेंगे कि सबसे पहले कि जो पेडोजेनेसिस होता है,
पेडोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, अगर हम मृदा की बात करें तो इसके जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। पेडोजेनेसिस जो होता है ये क्या रहती है, सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहलाती है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछ लिया गया कि पेडोजेनेसिस क्या होता है या पेडोलॉजी क्या होता है, तो पेडोलॉजी जो होता है सॉइल की स्टडी को बोला जाता है। सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी बोला जाता है, याद रखिएगा। और पेडोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है सॉइल के, उसको पेडोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, अब सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से डिपेंड करता है। सॉइल का फॉर्मेशन देखिए बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, वहां के क्लाइमेट पे करेगा, वहां के रेनफॉल पे करेगा, वो किस तरीके का रिलीफ है कि पहाड़ी एरिया है या रेगिस्तानी एरिया है या समुद्र के पास का एरिया है, ये जो है इस पे डिपेंड करेगा। वहां पे पत्थर किस तरीके के मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए मृदा भी जो है वो पत्थर से ही मिल रही है, ठीक है, अलग से कोई एक मटेरियल तो आ नहीं रहा है, तो वहां पे पत्थर किस तरीके के प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है, और साथ में किस तरीके की वेजिटेशन वहां पे है। तो इतने सारे फैक्टर्स जो है वो आते हैं इसको काम में, ठीक है। और इसके अलावा आपकी हवा, पानी, वायु, ये सारी चीजें तो रहेंगी ही। पर आप देख रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो बनती कैसे है, वो बनती है आपकी वेदरिंग से ही। वेदरिंग का मतलब हमने क्या पढ़ा था, अक्षय मतलब पढ़ा था कि ठीक है पत्थर टूट जाते हैं, वो टूट के जो भी बनते हैं फिर उसको ही हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। अब सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो वेदरिंग से होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि मिट्टी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की परत जो है वो ऊपर की परत है, ठीक है, मिश्रित रहती है ये। आप देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस रहती हैं, तो प्रोसेस किस तरीके की रहेंगी, आपकी वेदरिंग रहेगी, लीचिंग रहेगा, कैल्सिफिकेशन रहेगा, इस तरीके की प्रोसेस जो है वो मृदा के फॉर्मेशन में काम आती हैं। इतना समझ आया। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में देखिए हम टाइप्स ऑफ सॉइल में वो वाली टाइप्स में नहीं जा रहे हैं कि ब्लैक जो है ब्लैक सॉइल क्या होती है, ठीक है, रेड सॉइल, लिटराइट सॉइल, इस पे नहीं जा रहे, एल्यूवियल, इन पे नहीं जा रहे हम, क्योंकि ये हमें ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। हमें यहां पे पढ़ना है जियोलॉजी। जियोलॉजी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम मिट्टी के किस पे जाएंगे, उसकी सैंडी, क्लेई या लूमी, ठीक है, रेतीली मिट्टी जो है, डामोट मिट्टी, इन पे जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेस्ड ऑन अ पार्टिकल साइज की हम बात करेंगे। आपको यहां पे हम यहां पे ये नहीं बात करेंगे कि किसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, किसमें फॉस्फोरस ज्यादा है, ये वाली बात नहीं की जाएगी। यहां पे हम मिट्टी के फॉर्मेशन से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं उस पे आपको कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। यहां पर आप देखते हैं कि 3 तरह की मिट्टी होती है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल के साइज, ठीक है। तो पहला अगर आप देखेंगे कि अगर बिग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बिग पार्टिकल्स का मतलब ये नहीं हो गया कि इतने सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं, वो भी कुछ भी जो है नैनोमीटर मीटर के ही जो रहता है उसी टाइप में रहेगा। तो अगर बड़े साइज के पार्टिकल रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल बोलते हैं। आपने रेत देखी है, रेत के जो साइज रहते हैं पार्टिकल्स के वो बहुत छोटे रहते हैं अपने कंपैरिजन में, पर वो सैंडी सॉइल अगर कह ली जाएगी तो वो बड़ा कहलाएगा, ठीक है। उससे भी अगर छोटे पार्टिकल है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी क्लेई सॉइल कहलाएगी। और अगर बहुत ही फाइन पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल्स है, सबसे छोटे, तो उनको क्या बोला जाएगा, लोमी सॉइल बोला जाएगा। ये 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब सैंडी सॉइल जो हम देखते हैं, जो हमें दिखता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, वो एक तरीके से बड़े कहलाते हैं। उनसे भी अगर फाइन ग्रेन्ड जाएगा तो वो क्लेई और लोमी होगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये 3 तरह के प्रकार होते हैं सॉइल के। अब मेन बात क्या आ जाती है, मेन बात आती है सॉइल प्रोफाइल या सॉइल हॉरिजन की। कि जो सॉइल है, आप यहां देखेंगे कि अर्थ की जब हम बात कर रहे थे तो अर्थ में हमने क्या देखा था, अर्थ में हमने देखा था कि अर्थ जो है इस तरीके से देखी थी हमने, क्रस्ट था उसका, यहां मेंटल था, यहां कोर था, ठीक है। तो ये अर्थ की प्रोफाइल थी। अब हम सॉइल प्रोफाइल देख रहे हैं, सॉइल प्रोफाइल देख रहे हैं तो उससे क्या होगा, सॉइल की प्रोफाइल अगर हम देखें तो ये सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है, ये अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है। यहां पे आपको पूरी सॉइल दिखेगी। अब कुछ सॉइल जो है वो नीचे भी होगी, कुछ और नीचे होगी, यहां पे उनके पेरेंट रॉक्स होंगे, बैड रॉक्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो यहां पर ये पूरा जो प्रोफाइल है कि पहले कौन सी प्रोफाइल में मिल रही है सॉइल, किस तरीके से, उसकी लेयर का नाम क्या है, ये पूरा हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम देखें वर्टिकल सेक्शन जो होता है सॉइल का, डिफरेंट लेयर जिसमें हम लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, आपसे सॉइल हॉरिजन पे सीधा सीधा आएगा तो आपका इंट्रोडक्शन यहां से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर ये जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक टुकड़ा है, ठीक है, केक पेस्ट्री नहीं है ये, आप यहां पे देख सकते हैं कि अर्थ का टुकड़ा है, ठीक है। यहां ऊपर पूरा लैंड था, यहां लैंड था।
अब लैंड के साथ साथ में आप देखेंगे कि पहले ऊपर ये आपको काले काले दिख रहे होंगे, ठीक है, ये टॉप सॉइल कहलाती है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, ऊपर जो अर्थ के दिख रही है वो क्या रहेगी, आपकी टॉप सॉइल की लेयर रहेगी, ठीक। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि कौन सी कहलाती है, सबसे पहले ओ लेयर कहलाएगी जिसमें ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे गिरते हैं, मिट्टी में मिश्रण हो जाता है उनका, तो वो ऊपर ही पाए जाते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस बोलते हैं जिसको, तो वो ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में क्या आएगी, टॉप सॉइल आएगी। टॉप सॉइल में आपको क्या देखने को मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा, साथ में इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इस पोर्शन में। फिर टॉप सॉइल के बाद में क्या आएगी, आपकी ई लेयर आएगी। ई लेयर मतलब एलिवेटेड हॉरिजॉन, मतलब यहां पे आप ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये आपका ई हॉरिजॉन कहलाएगा, ठीक है, ये वाला। इसमें क्या होगा, ये जोन ऑफ लीचिंग कहलाएगी। जोन ऑफ लीचिंग कहलाएगी मतलब मटेरियल के जो मिनरल्स हैं वो नीचे नीचे रिसते जाएंगे, वो लीचिंग कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल्स जो है वो मिलता जाएगा, आपको न्यूट्रिएंट्स ज्यादातर पाए जाएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद में लेयर जो रहेगी वो आपकी सब सॉइल की रहेगी। सब सॉइल का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपकी मिनरल रिच तो रहेगी पर ये फॉर्मेशन की ओर है, ठीक है, मतलब ये जब ऊपर की मिट्टी हटेगी तब जाके ये मिट्टी जो है वो ऊपर आएगी, ठीक है, एक्यूमुलेशन तभी होगा इसका, ठीक। फिर इसके बाद में पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब ये वाला जो है पूरे रॉक्स थे, इनको सॉइल में कन्वर्ट होना है, समय लगेगा। सॉइल जो है वो 1-1.5 साल 2 साल में नहीं बनती, बहुत टाइम लगता है उसको बनने में। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो नीचे का पेरेंट मटेरियल रहेगा वो नीचे आपको देखने को मिलेगा और वो बेड रॉक वगैरह कहलाएंगे। तो अगर देखा जाए तो OABC, ठीक है, OABC रहता है, बीच में आपका E आता है, तो वो तो आपकी सब सॉइल की एलिवेटेड हॉरिजॉन कहलाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरी जो प्रोफाइल बनती है ये क्या कहलाती है, आपकी सॉइल प्रोफाइल कहलाई जाती है। चलिए अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं अपन। चलिए देखिए, सॉइल प्रोफाइल या सॉइल हॉरिजॉन की हम बात करें तो क्या होता है, यहां पे पूरी अलग अलग लेयर्स जमी हुई हैं। अब अलग अलग लेयर किस तरीके से डिफर करेंगी, वो अपने कलर में, केमिकल कंपोजिशन में, उनके टेक्सचर में डिफर करती हैं, ठीक है। अब ये सारे जो टेक्सचर्स वगैरह हैं ये किसके कारण आते हैं, मिनरल्स के कारण आते हैं। कहीं पे मिनरल्स ज्यादा मिलेंगे, कहीं पे आपको मिनरल्स जो है वो कम मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ओ हॉरिजन की बात करें, ओ हॉरिजन सबसे ऊपर वाला पढ़ा था हमने, ये टॉप सॉइल रहेगा एकदम हमारा, ठीक है। इसमें आपको सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस हो गया, ये सारा यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है, चाहे पत्तियां हो, चाहे जो भी लिचेंस वगैरह हो, सारा ऑर्गेनिक मैटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में क्या रहेगा आपका, इसके बाद आता है आपका ए हॉरिजॉन या फिर सरफेस सॉइल की हम बात करें, ठीक है, जो उसका टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाला पोर्शन। इसमें आपको देखेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर यहां पे आपको देखने मिलेगा, सारे मिनरल्स जो हैं जो ऊपर के वो सारे आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे जो कि ऊपर से आते हैं, ठीक है। पर ये जो है ये लेयर में आपको मिनरल्स की मात्रा कमी मिलती है। क्यों मिलती है भाई, क्योंकि यहां पर ही क्या होता है, सारे पेड़ पौधे वगैरह जो है लगे रहते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स की यहां पे कमी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में आपका क्या आएगा, इसके बाद में आपका ई हॉरिजन आएगा, एलिवेटेड लेयर बोलते हैं, जिसमें यहां पे आपको जो है कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा आपके मिनरल्स वगैरह का, ठीक। फिर आती है क्या, आपकी सब सॉइल आ जाती है बी में, जिसको हम बी हॉरिजन या सब सॉइल बोलते हैं। यहां पे आपकी लीचिंग होती है। लीचिंग होती है मतलब अब देखो क्या होता है कि जब ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर जो है आपके सरफेस पे वाटर आया, वाटर जो है वो नीचे नीचे रिसता जाएगा, तो वो न्यूट्रिएंट साथ में सॉइल के लेके जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। फिर साथ में क्या होगा, आपकी सी जो है पेरेंट रॉक आ जाएगा और आर जो है बेड रॉक आ जाएगा, मतलब जो भी आपके पत्थर थे जिनसे मृदा बन रही थी, ठीक है, या बहुत समय बाद बनने वाली है, वो वाले जो है वो आपके नीचे लेयर्स में रहेंगे, ठीक है। ओ क्षितिज हो जाता है आपका, ए ई और बी क्षितिज कहलाते हैं, ठीक है, पूरा लिखा है। अब यहां पे आपको देखेंगे फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं कि किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्या क्या फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक। सबसे पहले आप देखते हैं पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके रॉक्स रहेंगे, ठीक है, इग्नियस रॉक्स रहेंगे, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, अलग अलग तरह के रॉक रहेंगे, जिसमें जिस पत्थरों में आयरन की मात्रा ज्यादा है वहां पे रेड सॉइल बन जाएगी, ठीक है। जहां पे आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम ये सब चीजें मिलती हैं, इग्नियस रॉक्स वगैरह रहते हैं हमारे, तो वहां पे सॉइल की क्वालिटी अलग रहेगी। तो सॉइल जो है वो किस पे डिपेंड करती है, पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करती है, पहली बात तो। अब आते हैं किस पे, क्लाइमेट पे। क्लाइमेट, तापमान बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। क्लाइमेट का मतलब सिर्फ आपका टेम्परेचर नहीं होगा, आपका पूरा मौसम रहेगा, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कितनी है वहां पे, टेम्परेचर कितना है,
अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना है, ये सारा जो है मैटर करता है वहां पे। टोपोग्राफी मैटर करती है। टोपोग्राफी कैसे मैटर करेगी, पहाड़ी एरिया है, पठार का एरिया है, या आप देख रहे हैं कि सीमेंट वगैरह जो आप पूरा चल रहा है वहां पे, ठीक है, शहरीकरण जहाँ पे है वहां का एरिया है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। एग्रीकल्चर फील्ड अलग होगी। ऑर्गेनिजम्स कैसे रह रहे हैं, ठीक है, उन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, अगर आप गाय भैंस को फील्ड में छोड़ देंगे तो वो क्या करती हैं, पेड़ को उखाड़ती हैं, पेड़ को उखाड़ती है अपने मुंह से। तो पेड़ को उखाड़ती है, तो पेड़ उखाड़ता है तो क्या होता है, सॉइल जो है वो भी रेगुलेट होती है, नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है, ऊपर की सॉइल नीचे चली जाती है। तो उस पर डिपेंड करता है। और समय कितना लग रहा है सॉइल को बनने में, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपको लिखना पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पेरेंट मटेरियल की, पेरेंट मटेरियल में जैसे हमने देखा था कि पेरेंट मटेरियल का रिस्पॉन्सिबल काय के लिए रहेगा, कि जिस भी मटेरियल से बन रहा है, जो भी मटेरियल से ये बनेगा, उससे इसका क्या डिसाइड होगा, कलर डिसाइड होगा, किस तरीके का कलर क्या है, क्योंकि मिनरल कंपोजिशन रहेगा। फिर साथ में मिनरल कंपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स से आ सकती है, ठीक। तो ये पूरा जो रहेगा आपका पेरेंट मटेरियल वगैरह डिसाइड करेगा, ठीक। इसके अलावा हम चलते हैं किसमें, अब देखिए पेरेंट मटेरियल की अगर हम बात कर सकते हैं तो आपके जो है पेरेंट मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है आपके, मेटामॉर्फिक रॉक्स की, या फिर इनको एंशिएंट क्रिस्टलाइन सॉइल का रॉक्स बोलते हैं। फिर आपके कडप्पा रॉक हो जाते हैं, ठीक, कडप्पा रॉक हो जाएंगे, गोंडवाना रॉक हो जाते हैं। ये अलग अलग टाइप के रॉक्स के टाइप्स हैं जो कि आपको पता होंगे। फिर आता है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स जो है वो सॉइल इरोजन किस तरीके से हो रहा है वहां पे। चंबल की घाटियों की अगर हम बात करें तो रिवाइंस बनते हैं, वहां पे बीहड़ बन जाता है, ठीक है। हिमालयाज में अलग तरीके की जो है एरिया रहता है पूरा, ठीक है, मिट्टी जो है वो बहती जाती है, इरोजन अलग से होता है, तो वहां पे फर्क पड़ता है अलग अलग, ठीक। फिर क्लाइमेट की बात कर सकते हैं, तो क्लाइमेट के कारण जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रहेंगे, फॉर्मेशन जो है उस पर डिपेंड करेगा इसका। रेनफॉल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से रेनफॉल है। आप देखो ज्यादा रेनफॉल होती है तो लीचिंग ज्यादा होती है, तो मिनरल्स जो है सॉइल में वो कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। फिर नेचुरल वेजिटेशन की बात कर सकते हैं, आपकी नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके से है, वहां पे लोग किस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड है, फॉरेस्टेड है एरिया की नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी, ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी, फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का। सबसे पहले अगर फॉर्मेशन की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, पेडोजेनेसिस बोला जाता है, या सॉइल जेनेसिस बोल सकते हैं। पेडो का मतलब सॉइल होता है, ठीक है, सॉइल जेनेसिस या फिर पेडोजेनेसिस हम इसको बोल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या होता है, कंसीडरेबल अमाउंट लगता है आपको किसका, ऑर्गेनिक मटेरियल का और बाकी चीजों का, पेरेंट रॉक का। वेदरिंग होती है, छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो आपके मिल जाते हैं, फूल पत्ती जो है वो जाके मिल जाती है, पानी, हवा पानी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं, ठीक है। एनिमल्स की जो है डिके रहता है वो सब पूरा मिलता है, तब जाके एक पूरा मिश्रण जो है वो सॉइल का तैयार होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पूरा डिके हो जाता है वो, ठीक। अब ये जो है क्या होगा कि यहाँ पे प्लांट्स के रूट्स वगैरह रहेंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जो आप देख रहे हैं कि एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी का रोल रहता है। इन सभी के इंटरैक्शन से क्या होता है, सॉइल जो है वो बनती है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉइल जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। पहले जो है हमारे अर्थ क्रस्ट पे मिल रही है वो सॉइल अलग रहेगी, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर पानी के पास की जो है सॉइल अलग रहेगी, लिथोस्फीयर पे जो मिल रही है, ठीक है। अब सॉइल जो है वो पूरे हर जगह पे रहेगी, एक इंटरफेस रहता है सॉइल आपको हर जगह मिलेगी, मतलब लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, सारी जगह पे आपको जो है सॉइल का इंटरेक्शन रहेगा। एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बीच में सॉइल मिलेगी आपको, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच में सॉइल मिलेगी, मतलब ये एक इंटरफेस है, ठीक है। अब इसका ही जो निर्माण होता है आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका होता है, ठीक। अब ये कैसे बनेगी, अब यहां पर आप देखेंगे कि जब भी ये सॉइल है, ये मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, वो ओवर द टाइम नीचे जाता जाएगा, अर्थ में नीचे जाता जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते जाएंगे, पानी गिरेगा तो लीचिंग होती जाएगी, वो सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, डिके होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर पूरा काम करते हैं, तब जाके एक जो है वो पूरा मटेरियल आपको देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मृदा या फिर सॉइल बोला जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये क्या था, बेड रॉक्स थे, ठीक है, बेड रॉक्स थे। यहाँ पे बेड रॉक्स का मतलब क्या हो गया, जो पेरेंट पत्थर थे आपके। अब हुआ क्या, बारिश हुई,
बारिश हुई तो क्या हुआ, ये रॉक्स जो है वो टूटे, ठीक है, बिखरे, थोड़े थोड़े बिखरने लग गए, टूटने लग गए पेरेंट मटेरियल। अब यहाँ पे ही क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर जो है, पेड़ पौधे पत्तियाँ गिर गई वहाँ पे, ठीक है, जानवर की चर्बी वगैरह जो है वो गिर गई, ये सारा ऑर्गेनिक मैटर गिर गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए यहाँ पे। अब क्या हुआ, जब ऑर्गेनिक मैटर वगैरह आ गया तो यहाँ पे ये क्या है, ह्यूमस बन गया, ह्यूमस बन गया, और साथ में यही पत्थर जो है वो और टूटते गए और टूटते गए, पेड़ पौधे उगने लग गए। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अपनी जड़ों से उन सबको तोड़ते जाते हैं। तो जब वो टूटने लग गए तो यहाँ पे पूरा क्या हो गया, ये ऊपर की लेयर जो है ओवर द टाइम क्या बन गई, एक मिट्टी की तरह मिश्रित धातु जो है वो बन चुकी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा एक जो है लेयर बन चुका था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अगर अब हम बात करते हैं उसकी प्रोसेस की, ठीक है, कैसे होती है, तो प्रोसेस में देखिए अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है, चार क्लासेस में इनको बांटा जाता है। पहला क्या होगा, सॉइल इनरिचमेंट होगा, फिर रिमूवल होगा, फिर ट्रांसकोलेशन होगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर हम इनरिचमेंट की बात करें तो इनरिचमेंट कैसे हो जाता है, जो ओ लेयर और ए लेयर में होते हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर वगैरह गिर जाता है, उसमें जो भी चीजें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर गिरती हैं, ठीक है, बाढ़ आ गई तो वो अपने साथ में पूरा मटेरियल लेके आ जाएगी। तो ये सारे जो भी रहता है वो सॉइल एनरिचमेंट की पहले मूल संवर्धन की प्रोसेस रहती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लीचिंग वगैरह हो जाती है। अब लीचिंग क्या होती है, लीचिंग एक तरह से रिमूवल प्रोसेस रहती है, जिससे क्या होता है, वाटर में जो भी मटेरियल ड्रेन कर देता है, ठीक है। अब देखेंगे कि सॉइल्स के बीच में होल्स भी रहते हैं, एयर भी रहती है, पानी भरता है वहां पे, तो यहाँ पे पानी जो रहेगा, ये पानी जो है वो धीरे धीरे पूरे मिनरल्स को नीचे लेके जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी रिमूवल की प्रोसेस हो जाएगी, लीचिंग की प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। सॉइल के कंपाउंड्स जो है वो लीचिंग हो जाती है। अब फिर क्या होता है, ट्रांसकोलेशन होता है। ट्रांसकोलेशन में आपका क्या रहेगा, जो भी है पार्टिकल्स जो नीचे जा रहे हैं वो अपने क्या करेंगे, सॉइल के अंदर धंसने लग जाएंगे, ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसके न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपकी सॉइल जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है, ठीक है, वो मटेरियल जो है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक। तो सॉइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉइल में क्या होता है, किस तरीके से उसके टाइप रहते हैं और कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं कि मृदा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सारी वेजिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब जो है हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है हमें ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ना है। ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्राउंड वाटर क्या होता है, वाटर तो आप समझ सकते हैं, जल। जल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी सारी एक्टिविटीज उसके कारण ही है, हमारी बॉडी में भी ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। अब अगर हम बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की तो ड्रिंकिंग वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आएगा वो, ग्राउंड वाटर से ही आता है। हम रिवर वाटर का भी यूज करते हैं, समुद्र का पानी तो हम पी नहीं सकते, हम इन्हीं सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो कुएं वगैरह हो गया, वेल्स हो गए, बोरिंग हो गई आपकी, ये ग्राउंड वाटर का पानी रहता है, वो आप यूज करते हैं। साथ में आप नदियों का पानी जो है फ्रेश वाटर के सोर्सेज पे आप डिपेंड करते हैं, किसके लिए, अपने वाटर की नीड्स के लिए, ठीक है। पर अगर आप देख रहे हैं कि समुद्र का पानी जो इतना अपन देख रहे हैं, ठीक है, कि 71% जो है इतना सारा पानी है वो कोई काम का आता नहीं है, खारा पानी रहता है वो। तो ग्राउंड वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हमारे लिए। अब ग्राउंड वाटर को यहां पे क्यों पढ़ना है जियोलॉजी में, कि वो बनता कैसे है, पानी इकट्ठा कहां से आ रहा है, अर्थ के अंदर पानी कहां से आ गया। अभी तो हम यहां तक यही पढ़ रहे थे कि अर्थ के अंदर तो मैग्मा है, अर्थ के अंदर मैग्मा है, लावा है, मिनरल्स है, पानी कहां से आ गया है यहां पर, ठीक है। तो ये जो है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखते हैं, अगर तो ग्राउंड वाटर की हम बात करें तो कम से कम जो है 22% पानी जो है हमारा ग्राउंड वाटर में मिल रहा है हमें, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप ये मत बोलना कि भैया कि 71% पानी जो है उसमें समुद्र का है तो ग्राउंड वाटर इतना, ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं। तो आप ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा क्या है, अच्छा रिसोर्स है हमारे लिए पानी का। नदियों का पानी पल्यूट हो जाता है, कैसे हो जाता है भाई, नदियों का पानी में आप जाके देखेंगे कि नदियों में कहीं फूल पत्ती दिखेंगी आपको, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाता है, सीवेज वगैरह डाल देते हैं, तो वो पानी भी हम ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाते, पी नहीं पाते हैं। ड्रिंकिंग कंजप्शन के लिए अगर हम बात करें, बाकी चीज़ों के लिए तो नदियों का पानी यूज़ होता ही होता है, पर ड्रिंकिंग की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है पॉल्यूशन कम होता है, इनका पॉल्यूशन होता है, इसका भी होता है, पर कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक। अब देखते हैं अगर हम, तो यहां पे सोर्सेस क्या हैं ग्राउंड वाटर के, ग्राउंड वाटर के सोर्सेस कहां है, पानी कहां से आएगा ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर में पानी आएगा किससे, रेनफॉल से, रेनफॉल से आएगा पानी। जो है पानी गिर रहा है, आप देखते हैं कि बारिश होती है, बारिश होती है, पानी भरता है हमारे पूरे एरिया में,
कहाँ चला जाता है वो, इवेपोरेशन इतना ज़्यादा तो होता नहीं है, वो पानी धीरे 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 करके नीचे की तरफ जाता है अर्थ में, ठीक है, और वही जो है वो क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है। अब वही जो है ग्राउंड वाटर में जो प्रोसेस रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, जो भी पानी हमारा आ रहा है, जो भी पानी हम आ रहा है उसको हम कलेक्ट करते हैं और क्या कर देते हैं, उसको ग्राउंड वाटर में या नीचे जो है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका भूजल के बारे में थोड़ा सा रहेगा। अब भूजल में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा हमारा, ये पढ़ना कि उसका पॉल्यूशन कैसे होता है। पॉल्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, आपने वो पढ़ा होगा सैनिटरी लैंडफिल्स वगैरह, ठीक है। लैंडफिल्स जो है वो एक पूरा एरिया है, पूरा एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है, अर्थ में, उसमें आपने पूरे कचरा वगैरह जो है वो फेंक दिया, ठीक है, गार्बेज डंपिंग चल रही है बहुत लेवल पे, पानी आ रहा है, पानी गिरा तो वो पूरा गार्बेज के साथ में जो टॉक्सिन्स रहते हैं उसके, वो नीचे सरफेस पे गए। अब सरफेस पे वो पानी नीचे नीचे जाएगा, वो जाके मिल जाएगा किससे, ग्राउंड वाटर से। तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा। इसलिए लैंडफिल्स में क्या किया जाता है, एक पन्नी लगाई जाती है, नीचे पॉलिथीन बिछाई जाती है, उसके ऊपर कचरा जो है वो डाला जाता है, ताकि वो पन्नी जो है, वो पॉलिथीन जो है वो ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट कर पाए, वो पानी नीचे ना जाए, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, पर आप देखेंगे कि जब ये कॉन्टैमिनेशन होता है इनका, तो यहां पर आप देखेंगे कॉन्टैमिनेशन किसके कारण हो रहा है, यही सब जो डिसॉल्व्ड एलिमेंट है, आर्सेनिक, बोरॉन वगैरह, इसी के कारण क्या होगा, कॉन्टैमिनेशन होता है, ठीक है। हमारी जो इरिगेशन होता है, हम क्या करते हैं, फील्ड्स में पानी डाल देते हैं, पानी डालने के साथ में पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज किया जाता है, तो सॉइल के कारण वो पानी भी नीचे ग्राउंड वाटर में जाता है, तो इसके कारण जो है ग्राउंड वाटर भी पल्यूट होता है, ठीक है। अगर हम सोर्सेस की बात करें यहाँ पे, तो आपको देखेंगे कि केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण, जैसे हम डीडीटी, बीएससी तरह के इस तरीके के जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर भी एक तरह से नुकसानदायक है, क्योंकि फर्टिलाइजर हम डाल क्यों रहे हैं, क्योंकि सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, इसलिए हमने फर्टिलाइजर डाला उसमें। पर अगर आप वो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर डाल रहे हो, और वो फर्टिलाइजर पानी के माध्यम से नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा, ग्राउंड वाटर में, तो वहां पे उनका मिनरल्स का कंपोजिशन बढ़ जाएगा, कंपोजिशन बढ़ जाएगा तो क्या हुआ, कॉन्टैमिनेशन ही होता है उसका, ठीक है। तो यहां पे आपके केमिकल फर्टिलाइजर हो जाएंगे। आपका जो सीवेज सिस्टम रहता है, ठीक है, जो भी आप देखेंगे कि वहां पे बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं, वायरस रहते हैं, तो वो भी ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। तो एक पूरा डिस्पोजल और एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम सही से होना चाहिए, वो ग्राउंड वाटर पे ना पहुंचे, ठीक। ये एक सोर्सेज हो जाएंगे उसके। अनकंट्रोल्ड हजार्डियस वेस्ट जो है, आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह है, वो नीचे पहुंच जाते हैं। स्टोरेज टैंक, लैंडफिल्स की हमने बात करी कि पूरा एरिया में अगर कचरा भर गया है वहां पे, तो किस तरीके से पानी नीचे जा रहा है, ठीक, ये लिखना है आपको। फिर आपके एटमॉस्फेरिक कॉन्टेमिनेशन होता है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि फैक्टर्स आप ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के लिख सकते हो, पर अगर हम बात करें कि डेंजर्स क्या हैं कॉन्टेमिनेशन के, तो अब देखिए कभी भी अगर पानी का जो होता है, तो पानी में अगर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो पॉइजनस हो जाता है। वही पानी पी के अगर हम कंजप्शन करेंगे तो हमारे ब्रेन में डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ग्रोथ वगैरह में, एंडोक्राइन सिस्टम, ओवरऑल हमारी ह्यूमन बॉडी खराब होती है। हाई फ्लोराइड जो देखेगा तो उससे आपके दांत पीले हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि किसी लोगों को बोला कि आप ये वाले पानी से ब्रश नहीं किया करो, आप दूसरे पानी का यूज किया करो। क्यों? क्योंकि उनके जो है हाई फ्लोराइड रहता है उस पानी में, फ्लोराइड ज़्यादा है तो दांत का पीलापन, येलोइश हो जाते हैं, आपके जो हड्डियां हैं, जोड़े जो है वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको ग्राउंड वाटर में पढ़ना है। अब आते हैं हम किसमें, नेचुरल कोल की बात करिएगा। कोल में आपको क्या, कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। कोयला क्या है, एक तरह से मिनरल, एक खनिज है हमारा, जिसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा रहता है। यही कोयला जो है सबसे ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था में काम आता है एनर्जी के लिए, क्योंकि इसी का हम माइनिंग करते हैं और इसी से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब कोल जो है वो किस तरीके से बनता है, कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक के साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेगा, ये पता होना चाहिए। ये मेजर सोर्स है किसका, एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल पावर का, स्टीम जनरेशन का, ठीक है। तो यहां पर आपको कोल के बारे में इतना पता चला। कोल जो है उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती हैं, तो प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी मतलब इसमें सिल्ट, स्ले, इंप्यूरिटीज भी मिलेंगी आपको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऐश जो रहेगा कोल का, उसमें आपको सिल्ट, क्ले जो है सिलिका टाइप के देखने को मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम पढ़ रहे हैं, कोल के बारे में पढ़ना है, और जियोलॉजी में अगर हम भूगर्भ शास्त्र में कोल के बारे में पढ़ते हैं, कोयले के बारे में पढ़ते हैं, तो मेनली हमारा इंपॉर्टेंस क्या रहेगा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ।
ओरिजिन कैसे हुआ, तो कोल इज फॉर्म्ड बाय अ ब्रेकडाउन ऑफ ब्यूरिड वेजिटेशन, ठीक है, जो ब्रेकडाउन, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, जो आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था साथ में पत्थर था, वही ओवर द टाइम मिलके कोयले का फॉर्म लेते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोल बन रहा है उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा रहेगा, उसी की हम माइनिंग करते हैं और फिर हमें वो है क्या होता है, एनर्जी जो है रिक्वायर्ड रहती है, तो वो हमारा फुलफिल करता है उस चीज को, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस रहती है ये आपकी एनारोबिक रहती है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहती उसमें। अब ऑक्सीजन रहेगी नहीं, ठीक है, मतलब बहुत नीचे जो है अर्थ के होता है कोल, पहली बात तो आपके यहाँ पे कहीं पे भी आप कोल बना नहीं सकते। अब जो ऑर्गेनिक मैटर एकदम नीचे पहुंच गया है तो उसका होता है डिकम्पोजिशन। उसका डिकम्पोजिशन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह करते हैं, वहां पे ऑक्सीजन रहती नहीं है, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिस्ट्रॉय होता है उसके कारण ही क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, कोल का, ठीक है। तो दो स्टेप रहते हैं फॉर्मेशन के लिए, पहला होता है एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसको सालों लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं नीचे तक पहुंचने में, ठीक है। अब वहां नीचे तक पहुंचेंगे वो लेयर्स में मिलेंगे तो वो उसका एक्यूमुलेशन करेगा। फिर दूसरा क्या रहेगा, अब आपका फिर दूसरा क्या हो जाता है आपके उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो प्लांट मटेरियल और रॉक्स मिलके किस तरीके से मिनरल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोल का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, इतना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें कि हाइपोथेसिस आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से एक्यूमुलेशन होता है, तो पहले होती है कि जो ग्रोथ हो रही है वहीं पे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग रहे हैं, उसके बाद में नीचे जाता जा रहा है। बाकी एक क्या होती है, ड्रिफ्ट थ्योरी रहती है। ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब क्या हो जाता है, जो कि आपके वेजिटेबल वगैरह जो है, आपके प्लांट्स के पील्स वगैरह है, ये नीचे क्या करके ड्रिफ्ट कर जाएं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरी लेयर बाय लेयर सॉइल इरोजन होता है, फिर वहां पे नीचे चला जाएगा, उस तरीके से ड्रिफ्टिंग होती है। तो ये दो प्रोसेस रहती हैं, जिससे क्या हो जाता है, हम मानते हैं कि कोल का फॉर्मेशन के लिए एक्यूमुलेशन किस तरीके से होता है। फिर आता है क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखेंगे जो प्लांट मैटर रहता है उसमें हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। अब ये जो है वो ब्यूरी कर गई, एकदम नीचे तक पहुंच गई, ठीक है। फिर उसके बाद में ओवर द टाइम वहां पे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के कारण, माइक्रोबियल एक्सचेंज के कारण क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें तब्दील हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक। तो ये सारी जो प्रोसेस रहती है, इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोलिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कोल में भी डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी में, एंथ्रासाइट, पीट वगैरह जो है वो उसके जो है अलग अलग तरह के प्रकार रहते हैं, कि जिसमें कार्बन का कंटेंट सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी जो रहेगा वो एंथ्रासाइट रहेगा, उसके बाद में आपका बिटुमिनस रहेगा, फिर लिग्नाइट रहेगा, ठीक है, फिर पीट रहेगा। इस तरीके से जो है आपके रैंकिंग डिफाइन करी जाती है कोल में, ठीक। कोल का आपको समझ में आया। अब यहाँ पे आप रैंक्स देख सकते हैं। पीट की बात करें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेज में रहता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट रहता है। एंथ्रासाइट जो है आपका स्मोकलेस जोन में, मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कहलाता है। समझ आया इतना। अब बात करते हैं कि इसकी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है हमारे क्या है, मिनरल्स ही हैं, जो कि आपको अर्थ के सरफेस के नीचे में पाए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम जो है वो रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज में, ये आपको सिर्फ पेट्रोलियम जो है एक तरह से ऑयल पूरा नीचे मिलता है, ठीक। वहीं पे उसके ऊपर जो गैस बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। इनका यूज क्या रहता है, ये मेजर सोर्सेज ऑफ हमारे एनर्जी की तरह काम करते हैं। हमारे व्हीकल्स में पेट्रोल लगता है, पेट्रोलियम के अदर प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है, डीजल बनता है उससे, ये सारे जो है आपका रहेगा। पर ये पेट्रोलियम को अगर हम तोड़ते हैं तो पेट्रोलियम को मतलब क्या होता है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब क्या हो जाएगा, आपका रॉक सॉइल, ठीक है, जो आपके रॉक्स के बीच में जो आपको ऑयल मिलता है वो पेट्रा कहलाता है, और ओलियम का मतलब हो जाएगा ऑयल, ठीक है, ऑयल। तो अब पेट्रोलियम को ही क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि जो भी मेजर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उसमें पेट्रोलियम का एक काफी बड़ा रोल आपको देखने को मिला था, ठीक है। अब पेट्रोलियम की अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज और नेचुरल गैस की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेनली हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। और ये मोस्टली कन्वेंशनल में आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। इनके अलग अलग जो है पार्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, इनके अलग अलग प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं। ये मेनली जो है एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
जिसको क्रूड ऑयल रहता है। क्रूड ऑयल हमें मिलता है, उसकी हम क्या करते हैं फिर रिफाइनरी में, वही आपका पेट्रोलियम बनेगा, वहाँ पे आपका डीजल बनेगा, आपके ऑयलमेंट्स बनेंगे, एमल्शंस बनेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो बनता है, ठीक है, फ्यूल ऑयल वगैरह बनते हैं। और नेचुरल गैस क्या क्या रहता है? नेचुरल गैस जो है वो रॉक्स के, बेड रॉक्स के ऊपर जो गैस बन जाती है उस ऑयल के ऊपर, वो गैस भी क्या रहेगी, फ्लेमेबल रहेगी, उसके अंदर भी एनर्जी रहती है, ठीक है। उसी में आप देखते हैं कि लिक्विड जो एलपीजी वगैरह रहेगा आपका, ठीक है, सीएनजी रहेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस रहेगी, इन सभी का यूज करते हैं हम किसमें, अपने एनर्जी कंजप्शन के लिए, ठीक है। अब फॉर्मेशन कैसे होता है इनका, यहां पे आप देखेंगे फॉर्मेशन, देखेंगे कि यहां पे जब कार्बोनिफेरस पीरियड चल रहा था, ठीक है, जो कि आपका 350 से 290 साल पुराना है, ठीक है, मिलियन ईयर पुराने की अगर हम बात करें, तो वहां पे आपको देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स था, मरीन सेडिमेंट्स थे, ठीक है, मोस्टली आप देखेंगे कि पानी वाले एरिया जो है, एक्वेटिक एरियाज जो हैं, वहां पे आपको ये देखने को मिलते हैं, ये मिनरल्स आपको तभी वहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे, वहां पर जो भी ऑर्गेनिक मैटर था, वो जो बेडरॉक्स थे, वो उनका कन्वर्जन हुआ है। उसके बाद में ही जो एल्गेज वगैरह थी सी में, वो सारी जो है वो धंस चुकी थी, ठीक है। जो मड था, ये सारा जो मटेरियल था वो ओवर द टाइम क्या हुआ, ड्यू टू हीट और प्रेशर के कारण जो है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो गए जिसमें आपको ये फ्यूल मिलता है, ठीक। अब यहां पर देखेंगे आपकी ये हाई लेवल ऑफ जो हीट रहती है, प्रेशर बहुत सारा रहता है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो केमिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, केरोजन बोलते हैं, वो जो कि ऑयल शेल्स में आपको मिलता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी सिग्निफिकेंस वगैरह जो रहेगा वो मेनली पढ़ने को रहता है कि सिग्निफिकेंस क्या है पेट्रोलियम और इसका नेचुरल गैस का, तो वो आप जो है आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, कि एनर्जी के लिए यूज होगा, बाकी क्रूड ऑयल वगैरह का क्या यूज रहता है ये रहेगा। इस तरीके से जो है आज हमने पूरा जियोलॉजी कंप्लीट किया है। ये वाले जो नोट्स हैं ये आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, ठीक। अभी तक हमने पूरी जियोलॉजी कंप्लीट कर दी है। आज आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसके बाद में आपको कौन सी यूनिट जो है वो पढ़ना है, वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।